तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। सल्फ्यूरिक एसिड की जो भी प्रोसेस है बनाने का, वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सल्फर की बर्निंग होती है, उसके बाद SO2 बनती है, और SO2 का कन्वर्जन SO3 में करते हुए बाय यूजिंग कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और उसके बाद क्या होता है, SO3 के अंदर हम H2SO4 मिलाते हैं, जैसे ओलियम बनता है। ओलियम को जब आप डाइल्यूट करते हो तो H2SO4 मिलेगा आपको। सल्फ्यूरिक एसिड की हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस होता है, डेंसिटी इसकी 1.84 होती है, ऑयल लिक्विड होता है, और वाटर के अंदर जब डिजोल्व होता है तो ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट को रिलीज करता है, जिसके कारण जब भी हम लेबोरेटरी में एसिड को डाइल्यूट करें तब आपको वाटर के अंदर ड्रॉप बाई ड्रॉप एसिड मिलाना है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शंस होती है कुछ प्रॉपर्टीज के कारण, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रखता है, वाटर के साथ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और वाटर में ये 2 H+ दे सकता है। फर्स्ट वाला H+ जल्दी रिलीज होता है, सेकेंड वाला H+ लेट रिलीज होता है, मतलब उसमें इजीली रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 होता है, वो फर्स्ट वाला Ka1 ज्यादा होता है देन सेकेंड वाले से। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड की जो लो वोलेटिलिटी है, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना, बाकी कुछ और कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, it can be it can be used to make it can be used to make more volatile acids from their respective salt. respective salts। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, खुद की वोलेटिलिटी बहुत कम होती है ना, तो मोर वोलेटाइल एसिड बना सकते हैं लाइक HF HCl, है ना, फ्रॉम दियर रेस्पेक्टिव सॉल्ट से। ठीक है, जैसे मान लो मैं रिएक्शन करवाता हूँ, आपने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, MX टाइप का सॉल्ट लिया है, इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से करवाई है, इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से करवाई है। तो यहाँ पे होगा क्या, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, H2SO4 एक H+ देगा, ठीक है, और X- ले लेगा, तो 2 मोल तो बन जाएंगे HX प्लस M2SO4 बन जाएगा। तो यहाँ M एक एल्कली मेटल है, और यहाँ पे जो X है वो एनाइंस है, लाइक फ्लोरीन भी हो सकता है ना, मोनोवेलेंट लाइक क्लोरीन भी हो सकता है, और लाइक नाइट्रेट आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या क्या बना सकते हो, आप HF बना सकते हो, यहाँ से HCl बना सकते हो, ठीक है, HNO3 बना सकते हो। ये जो मोर वोलेटाइल एसिड्स है, ठीक है, ये जो मोर वोलेटाइल एसिड है HF HCl HNO3, इनका प्रिपरेशन आप कर सकते हो फ्रॉम दियर रेस्पेक्टिव सॉल्ट बाय यूजिंग लेस वोलेटाइल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक तरह से यूज है ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी। अब सल्फ्यूरिक एसिड की एक और प्रॉपर्टी हम देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो मॉइस्चर या वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं बाकी कंपाउंड से। ठीक है, बाकी कोई भी गैस हो या बाकी कोई भी वेट कंपाउंड हो, उससे मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो जो एसिडिक गैसेज होती है ना, कुछ एसिडिक गैसेज होती है, हमने पहले ही पढ़ा है, जो भी एसिडिक गैसेज होती है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, ये जो भी एसिडिक गैस है, यदि इनमें मॉइस्चर आ जाए
ठीक है ना। यदि इनमें मॉइस्चर आ जाए, मतलब गैसेज वो वेट हो जाए, ठीक है, तो उस मॉइस्चर को हम रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एस्टोसोफोर यूज करेंगे। देखो ये जो एसिडिक गैस है और एस्टोसोफोर भी क्या है, एसिड एसिड है, तो एसिड का मॉइस्चर उड़ाने के लिए आप एसिड ही यूज करोगे। एक बेसिक गैस का मॉइस्चर रिमूव करने के लिए आप बेसिक गैस यूज करोगे, ठीक है। यदि आपने एसिडिक गैस के लिए बेसिक कंपोनेंट यूज कर लिया तो फिर एसिड बेसिस रिएक्शन हो जाएगी, आपका कोई नया ही कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। SO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एसिडिक गैस होती है उनको ड्राई करने के लिए हम एस्टोसोफोर, P2O5 जो एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उन्हीं को काम में लेंगे। और अमोनिया गैस एक बेसिक गैस है, इसको डिहाइड्रेशन करने के लिए हम क्विक लाइम यूज करेंगे, है ना, CaO यूज करेंगे, जो कि क्या है, बेसिक है ना। तो बेसिक के लिए बेसिक और एसिडिक के लिए एसिडिक। इसके अलावा यदि आप कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कंसंट्रेट एस्टोसफोर मिला देते हो, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोई माल्टोस हो, जो भी हो, ठीक है, तो मैं जनरली शुगर ले रहा हूँ C12 S22O11, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। और इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर यदि आप कंसंट्रेटेड एस्टोसफोर ऐड करोगे तो ये एक डिहाइड्रेशन का काम करेगा, है ना, और ये क्या करेगा, वाटर है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं आराम से, 11 ऑक्सीजन है ना, 22 हाइड्रोजन है, और कार्बन है वो सेपरेट हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो कार्बन अलग हो गए और वाटर अलग हो गए, तो इस चीज को हम चेयरिंग एक्शन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का ऑन कार्बोहाइड्रेट। ये भी पॉसिबल है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी होगी। फिर बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है ना, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर है, एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, और कई मेटल्स को, कई नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन आपके पास कॉपर, कॉपर प्लस एस्टोसोफोर, ध्यान देना कंसंट्रेटेड ही लेना है, डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन होती ही नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉपर है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर हाइड्रोजन गैस देता है, आपने 10th में पढ़ा है, मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस है, वो कॉपर रिलीज नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, ठीक है। कॉपर डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन इनफेक्ट करेगा ही नहीं, नो रिएक्शन। अब यदि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +2 में आ जाएगा, कॉपर सल्फेट बना देगा एक, तो कॉपर सल्फेट, बिल्कुल, प्लस कंसंट्रेटेड के केस में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, SO2 गैस बनेगी प्लस वाटर, ठीक है। कॉपर की हॉट कंसंट्रेट एस्टोसोफोर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर 0 से +2 में चला जाएगा, CSO4 और SO2 गैस रिलीज होगी प्लस वाटर। तो ये तो है कॉपर की रिएक्शन। वैसे आप बाकी नॉन मेटल की रिएक्शन भी करा सकते हो, ठीक है। यदि आप सल्फर की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फर को भेज देगा SO2 में, ठीक है, इसका भी क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा 0 से +4 में। और यदि आप कार्बन की रिएक्शन कराओगे तो कार्बन को भेज देगा CO2 में, ठीक है, कार्बन का भी क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। बाकी वाटर वगैरह SO2 तो रिलीज होनी होनी है सब कार्बन वाले केस में भी, ठीक है। इस तरह से रिएक्शंस है वो प्रोसीड होती है। नेक्स्ट है सल्फर एस्टोसोफोर के यूजेज की हम बात करें, है ना, तो इसके बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, काफी इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, तो ये डायरेक्ट आप नोट्स या जो NCERT है उससे करें, ठीक है। जैसे मैं आता हूँ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है, पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है, क्रूड ऑयल का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह कराते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल है, कोलतार है, ठीक है, ये सारे ग्लिसरीन वगैरह ये सारा कुछ मिलता है, तो वहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड का इनडायरेक्टली कोई ना कोई यूज होता ही है, ठीक है। हाँ जी, रिफाइनरी में यूज होता है।
फिर जो भी पिगमेंट्स बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो पिगमेंट जैसे अपने अलग अलग कलर आते हैं बिल्डिंग्स करने के लिए, ठीक है, आयरन के पाइप्स है उनके कलर बनते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, पिंक है ना। तो अलग अलग जो पिगमेंट्स है, पेंट्स है, डाइज है ना, इनके अंदर जो डाई आती है ना, ब्लैक इंक है ना, रेड इंक, ठीक है। तो डाइज वगैरह बनाने में भी इसका मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, ऐसे नहीं है कि इंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। हाँ, उसके प्रोसेस जो प्रोसेस करवाते हैं तो वहां पे आपका इसका यूज होता है, ठीक है। और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। मेटलर्जी होती है, मेटलर्जी क्या होती है ना, मेटलर्जी एक साइंस होती है जिसमें हम मेटल्स का आइसोलेशन करते हैं, उनका प्योरिफिकेशन करते हैं उनके ओर से। तो मेटलर्जी में जितने भी प्रोसेस होते हैं है ना, वहाँ पे यूज होता है। लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गेल्वेनाइजिंग है, ठीक है, बहुत सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड का काफी यूज होता है। इसके अलावा जो स्टोरेज बैटरी आती है, ठीक है। देखो बैटरी दो टाइप की होती है, एक तो आपने डायरेक्ट टॉर्च देखी है, ठीक है, जिसमें एक बार सेल डलते हैं तो वो फिर दोबारा इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाती है। और नेक्स्ट जो बैटरी आती है वो लेड स्टोरेज बैटरी आती है, ठीक है, जो गाड़ियां आती है, ठीक है, वैन्स में रहती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कुछ लोग जागरण आदि करवाते हैं तो वहां पे ना रात को इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है, तो वहां पे भी वो बैटरीज यूज होती है ना, आपने देखी होगी। तो उन बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड का काफी यूज होता है। और ये बैटरीज आपके +2 के सिलेबस में भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बैटरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। तो जो सेकेंडरी बैटरी होती है वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी रिएजेंट जैसे नाइट्रोसेलुलोज वगैरह है, उनको बनाने के काम आता है। लेबोरेटरी में भी हम काफी जगह रिएक्शंस को करवाने के लिए यूज करते हैं H2SO4 के, ठीक है। H2SO4 के बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस है। चलो ये तो हुआ H2SO4। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं SO3 गैस के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। SO3 गैस, देखो SO3 गैस है, हम जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर वैसे कैसी होती है, नॉर्मली इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब SO3 को हम बनाते कैसे है वो भी हमें पता है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में बनाया भी है, ठीक है। SO2 प्लस O2, 2 मोल SO2, 1 मोल O2 क्या बनती है, SO3 बनती है, ठीक है। हाँ जी, SO3 रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये टेम्परेचर 25 या 20 या 25 तक है, तो ये गैस नहीं, एक तरह से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ना। ये हाई टेम्परेचर पे ये एज ए गैस होती है, ठीक है। बाकी ये रूम टेम्परेचर पे क्या आता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये गैस में चली जाती है जल्दी, ठीक है। तो SO3 जो रूम टेम्परेचर पे जो एग्जिस्ट करता है उसकी 3 फॉर्म होती है जनरली। कौन सी होती है, 3 फॉर्म, ठीक है। 3 फॉर्म कौन कौन सी होगी, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और थर्ड होता है गामा, ठीक है। जिसमें गामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसकी स्ट्रक्चर कई बार पूछ ली जाती है। गामा जो SO3 होता है वो क्या होता है, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3, ठीक है। गामा है वो साइक्लिक ट्राइमर है SO3 का, मतलब इसका जो फॉर्मूला है हो जाएगा SO3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है उसको ध्यान से देखना, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ गामा SO3 की स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक ट्राइमर की। तो देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है बिल्कुल, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, बस 6 मेंबर की रिंग बना लो, सल्फर ले लो, फिर ऑक्सीजन ले लो, फिर आगे सल्फर ले लो, फिर आगे ऑक्सीजन ले लो, फिर अगेन आगे सल्फर ले लो, फिर आगे ऑक्सीजन ले लो, फिर सल्फर है ये। हाँ, एक तरह से 6 मेंबर की रिंग बना दो, SOS बना दिया। चलो, अब सल्फर होता है वो क्या होता है, हेक्सावेलेंट होता है। तो बाकी जो ऑक्सीजन बच गई है ना वो डबल बॉन्ड हो के फॉर्म में लगा दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका SO3 का होल थ्राइस, प्राइमर ऑफ SO3, दैट इज द गामा SO3।
और आप देख सकते हो इसमें कितने यूनिट्स है, ऐसी SO3 जैसी 3 यूनिट्स है। एक ये यूनिट होगी, एक ये यूनिट होगी, और एक ये यूनिट होगी। तो यहाँ पे देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ SO3, आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है इसमें भी स्ट्रक्चर में किस तरह से बनाई? तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें देखो हम इसको रीड कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमें पूछी जा सकती है, चलो वो हमें बताता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपसे कि इसमें कितने SOS बॉन्ड है। हाँ, अब आप आंसर दो, कितने SOS बॉन्ड है? नंबर ऑफ SOS बॉन्ड। तो SOS बॉन्ड कौन सा हो गया? एक तो ये SOS बॉन्ड ये हो गया, एक तो ये हो गया बॉन्ड है ना पूरा, एक ये SOS बॉन्ड हो गया, और एक ये SO बॉन्ड हो गया। तो SOS बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? 3 है। देयर आर 3 SOS बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल आसान से आंसर दे सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि इसमें कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है। हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, बताओ। तो यहाँ पे सल्फर है वो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो डी पाई पी पाई बनेगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, है ना। तो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है? 3D। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। तो 3D और 2p के बीच जो ओवरलैपिंग होगी उससे 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर पॉसिबल हियर, कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उतने ही आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है कितने हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2, 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, बिल्कुल कितने? 6 पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे, है ना, 6। आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, हाँ जी, एक में 2 है, 3 में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। पूरे मॉलिक्यूल में 6 डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलो अब आपसे पूछे इसमें लोन पेयर्स कितने हैं, बताओ, उसका आंसर क्या निकालोगे? लोन पेयर बताइए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर आप 100 करो, यहाँ ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर आएंगे ना, बिल्कुल सिग्मा तो बन ही गए, 2 बॉन्ड लोन पेयर, दो दो है ऑक्सीजन पे लोन पेयर आएंगे। हाँ जी, काउंट कर लो, पूरे मॉलिक्यूल पे लोन पेयर कितने आएंगे? कितने ऑक्सीजन है सारे? हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। अब सारे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं दिखा दिए कितने ऑक्सीजन, 9 है ना। देर आर 9 ऑक्सीजन, और इन ईच ऑक्सीजन देर आर 2 लोन पेयर, तो 18 लोन पेयर यहाँ पे पॉसिबल है। यस, ठीक है, चलो। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितने ऐसे एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कौन कौन से है वो देख लो आप। सबसे पहले तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा, एक पाई, पाई बॉन्ड को लेना नहीं है, तो 4 सिग्मा है ना। तो हर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? sp3 है। ओके, अब इन ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देख लो, जो एस एस से कनेक्टेड है, SOS बॉन्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, 2 2 कितने हो गए? 4। इनका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। ओके, और ये वाले जो ऑक्सीजन है ना, जो डबल बॉन्डेड वाले है, ठीक है, आप देख रहे हो इनको, ये वाले, ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर तो 2 है, बट सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक ही है डबल बॉन्ड में, तो 2 लोन पेयर है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हुए हैं टोटल। ठीक है, इनका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। अब काउंट कर लो, कितने sp3 है, कितने sp2 है। तो sp3 है वो तो सल्फर है, और SOS वाले है, कितने हो गए? 3 सल्फर है, 3 इनके बीच में ऑक्सीजन है, तो 6 तो है यहाँ पे sp3। ठीक है, 6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और 2 2 4 टू 6 ही sp2 है, 6 ही क्या है यहाँ पे? sp2 है। ठीक है, इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो आपको इसी की स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखनी है, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, समझ आ गई? कोई डाउट है?
हाँ, अल्फा और बीटा की स्ट्रक्चर वो कैसी होती है वही बता देता हूँ, बट उनको ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो बीटा की स्ट्रक्चर बता दे सबसे पहले। बीटा SO3, बीटा SO3 में क्या होता है, लीनियर चेन बन जाती है इस तरह से, एस डबल बॉन्ड, जैसे ये SO3 है, 2 मॉलिक्यूल SO3 के आपके पास, ठीक है, देखना ध्यान से। ओके, तो होता क्या है, ये जुड़ जाते हैं आपस में, कैसे, ये एक बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से पाई, और ये से कनेक्ट हो जाएगा इससे, है ना, अगले वाला के भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये आगे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इसके पीछे भी इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से चेन बनती जाएगी, ठीक है, N नंबर की। ये क्या हो जाएगी आपकी बीटा SO3, बीटा SO3 हो जाएगी, ठीक है। तो लीनियर चेन बनती है, बीटा SO3 क्या बनती है, लीनियर चेन, ठीक है, ये तो होगी बीटा। अब अल्फा कैसे बनती है, अल्फा बनती है सीट फॉर्म में, ठीक है, आगे और ब्रांचिंग हो जाएगी कैसे, अल्फा बनाने के लिए आप क्या करो, अल्फा बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, देखो अल्फा को, अल्फा में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से एक, ठीक है, और इसको भी हटा दो, और नीचे भी ऐसी स्ट्रक्चर बना दो, एस, ये जुड़ जाएगा इस तरह से, ये चलता रहेगा, क्रॉस लिंक बन गया आगे, ठीक है, आगे इस तरह से, हाँ, ये वाले बॉन्ड भी आगे दूसरी चेन से जुड़ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, है ना, ये शीट फॉर्म में बन जाएगा। और तो इसकी स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से बना सकते हो आप, बीटा है उसके ऊपर जो चेन है ना, उसके ऊपर एक और चेन नीचे उड़ जाए, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 16th ग्रुप एलिमेंट कंप्लीट है, और इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ठीक है। हाँ जी, और जो भी डाउट्स है, ठीक है, वो सेंड कर देना। और अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ वाई वाले लेते हैं पहले, है ना, रिकॉर्डिंग अभी चालू रखो, उसके बाद हम 16 ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, पहले पढ़ा देता हूँ मैं ना थोड़ा बहुत, फिर वाई वाई ले लेंगे 4-5 लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स, लेटेस्ट डिस्कस 17th ग्रुप एलिमेंट्स, 15 मिनट्स पढ़ा देता हूँ। 17th ग्रुप एलिमेंट्स, तो 17th ग्रुप एलिमेंट्स है, ये हेलोजन फैमिली के नाम से जानी जाती है, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन, इनको हेलोजन क्यों बोला जाता है, व्हाट इज द रीजन, तो ग्रीक में जो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जीएन का मीनिंग होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो कुल मिला के हेलोजन का मीनिंग हुआ साल्ट प्रोड्यूसर। तो 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो भी सॉल्ट होते हैं लाइक NaCl, KCl, ठीक है, तो ये जितने भी सॉल्ट है, Ki, है ना, तो ये हेलोजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सॉल्ट में क्या होते हैं, सॉल्ट में क्या होते हैं, हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, ये क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हेलोजन फैमिली का मतलब क्या है, वो फैमिली जो सॉल्ट बनाती है, हाँ, उसको हम हेलोजन फैमिली बोलेंगे, ओके। हाँ, सबसे पहले देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इनकी अकरेंस के बारे में हम देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एलिमेंट्स है 17th ग्रुप के, उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और एस्टेटाइन 80 है, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर की हम बात करें, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 9 में 8 ऐड कर दो, 17th आप पे आता है, 17th पे आप 18 ऐड करो, ठीक है, तो ब्रोमीन आएगा 35 पे,
35 में आप 18 ऐड करो तो 53 पे आता है, और 53 में आप 32 ऐड करो तो ये 85 पे आता है। ठीक है, तो ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। 17th ग्रुप एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2 Np5 होगा। पी में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 17th ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 Np5 होगा। पी में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे देखो, फ्लोरीन जस्ट पास नोबल गैस हीलियम, तो हीलियम फ्लोरीन में सेकेंड पीरियड में आता है फ्लोरीन, एन की वैल्यू होगी 2, तो हीलियम 2s2 2p5 है ना, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2s2 2p5। क्लोरीन की मैं बात करूं तो नियोन 3s2 3p5। ब्रोमीन की क्या हो जाएगी ऑर्गन, ठीक है, हाँ जी, 3s के बाद 4s आएगा, बट उससे पहले 3d10 के इलेक्ट्रॉन, 3d10 4s2 4p5। आयोडीन की हम बात करें तो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5 और 80, ठीक है, एस्टेटाइन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जिनन, हाँ जी, 4d के बाद आएगा 5d, उससे पहले 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 5d10 आ जाएगा, है ना, 4d के बाद 5d10, 5s के बाद 6s2 और 6p5। इस तरह से इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्दो मैंने आपको जितने भी पी ब्लॉक पढ़ाए हैं, यदि आप किसी एक का भी कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा बहुत पता है किस तरह से लिखा जाता है, तो बाकी पी ब्लॉक का आप कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, यही तरीका होता है। चलो, अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो आपका जो फ्लोरीन है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज द -1, है ना। फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 ही शो करेगा। बाकी के जो भी एलिमेंट्स है ये -1 के अलावा +1 भी शो करते हैं, +3 शो करते हैं, +5 शो करते हैं, +7 शो करते हैं। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारी शो करेंगे, और ये शो क्यों करेंगे इसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ, फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो नहीं कर सकता। चलो, इसमें कोई डाउट है बोलो, जितना पढ़ा है उतना। चलो, ये क्लियर है। तो हम डिस्कस करते हैं अकेरेंस के बारे में, है ना। हर पी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं कि अकेरेंस कहाँ पे होती है। ठीक है, तो अकेरेंस को डिस्कस करते हैं, पाई कहाँ पे जाते हैं, किस किस फॉर्म में रहते हैं। तो लेटेस्ट डिस्कस अकेरेंस। अकेरेंस ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो फ्लोरीन की हम बात करें तो जो फ्लोरीन है वो मेनली कोई कुछ इनसोल्युबल फ्लोराइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनसोल्युबल फ्लोराइड्स, insoluble fluorides like CF2। ठीक है, CF2 को आप जानते हो, पहले से जानते हो, इसका नाम होता है फ्लोरोस्पार। क्या होता है? फ्लोरोस्पार। ये हमारी टूथ इनेमल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोरोस्पार। दूसरी मैंने आपको एपेटाइट फैमिली के बारे में बताया था, वहाँ फॉस्फोरस भी प्रेजेंट रहता है और फ्लोरीन भी होता है, एपेटाइट फैमिली में भी होता है, और जो रॉक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CF2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है आपका? फ्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, एपेटाइट फैमिली का भी पार्ट है। इसके अलावा और भी जैसे और है, लाइक Na3AlF6, है ना, क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट होता है Na3AlF6।
तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का भी हो रहा है, हमने 13 ग्रुप में पढ़ा था। और फ्लोरीन भी प्रेजेंट है ना, तो क्रायोलाइट होता है Na3Lf6, ठीक है, तो इसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंट है। इसके अलावा बाकी के जो भी फ्लोराइड, बाकी के जो भी मतलब आयोडाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, ये सी वाटर के अंदर काफी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं सी वाटर के अंदर, ठीक है, तो सी वाटर के अंदर जो भी सॉल्ट है वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपका कार्नालाइट, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, आगे धीरे धीरे याद हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, बिल्कुल, ये बाकी चैप्टरों में भी आएगी मेटलर्जी में। तो कार्नालाइट होता है KCl MgCl2.6s2। तो जो कार्नालाइट है उसमें आपका क्लोराइड प्रेजेंट है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम और पोटेशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो कार्नालाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, क्लोराइड्स प्रेजेंट है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इनकी एक्रेंस होगी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, फ्लोरीन है वो फ्लोरोस्पार में, एपेटाइट फैमिली में, क्रायोलाइट के अंदर प्रेजेंट है। सी वाटर के अंदर जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरीन है वो कार्नालाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्नालाइट भी क्या होता है, सी वाटर में मिलता है, ठीक है। ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो नो डाउट आपको पता है एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि सेल बढ़ते हैं। चलो फिर देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम देख जाएंगे साइज बढ़ेगा, यस, टॉप टू बॉटम जाने पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जब भी हम आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। और आपको मैंने बताया था टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन कम रहेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो लेस नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो ऑर्डर तो क्या आना चाहिए था, सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए, तो फ्लोरीन की आना चाहिए थी, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है देन क्लोरीन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आएगा डेल्टा EgH का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का, फिर होगा फ्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, फिर होगा आयोडीन का। तो ऐसा क्यों, वाई, क्या रीजन होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस होती है। हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, पढ़ा है ना। हम्म, बताइए बताइए, आंसर दो। हाँ शाबाश, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है नैन्सी। ओके, तो साइज स्मॉल होने का रिपल्सन क्या होता है, मोर होता है, वेरी गुड, ठीक है। क्या रीजन है, फ्लोरीन है उसका स्मॉल साइज कुछ ज्यादा ही स्मॉल साइज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, है ना। और वहीं पे क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल भी रहता है, ठीक है, वेकेंट
sd ऑर्बिटल भी होता है। तो यही रीजंस है जिसके कारण क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से क्या होती है, मोर होती है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। ऑल्दो हमने ये पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया था। बोलो डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आज इतने डिस्कस करते हैं, फिर वाई वाले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड, एक्स एक्स बॉन्ड है ना, हेलोजन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक तो है एफ एफ बॉन्ड, एक आपके पास सी एल बॉन्ड, एक बी आर बॉन्ड, एक आई बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम जनरली कैसे देखते हैं, ओवरलैपिंग से देखते हैं, है ना। तो फ्लोरीन फ्लोरीन में 2p के बीच में ओवरलैपिंग है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन में 3p के बीच में ओवरलैपिंग है। यस, ब्रोमीन ब्रोमीन में 4p के बीच में ओवरलैपिंग है। आयोडीन आयोडीन में 5p के बीच में ओवरलैपिंग है। तो यस, टॉप टू बॉटम जाने पे ओवरलैपिंग कम हो रही है, हो रही ना, ओवरलैपिंग कम हो रही है। तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी कुल कुल मिला के, है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे ओवरलैपिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज ऑर्बिटल का साइज क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। वैसे देखें तो 2p में ओवरलैपिंग ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एफ एफ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्शनली सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है Cl2 वाला, Cl फिर होता है Br2 का बॉन्ड, Br का बॉन्ड। ठीक है, और फिर आता है आपका F2 बॉन्ड, और फिर आता है आपका I2 बॉन्ड। F2 और I2 की जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट बराबर सी होती है। ठीक है, बट F2 की थोड़ी I2 से क्या होती है, ज्यादा होती है। बताओ इसका क्या रीजन बता सकते हो आप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ओवरलैपिंग को देखे तो एफ एफ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, बट ऐसा क्या रीजन है जिससे एफ एफ का बॉन्ड इतना वीक हो जाता है। ठीक है ना, ब्रोमीन से वीक हो जाता है, क्लोरीन से वीक हो जाता है। इसका क्या रीजन दे सकते हो, कोई आइडिया? हाँ नहीं आइडिया, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या कैसे होता है। जैसे मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ही बात किया था, यदि एन एन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने और पीपी के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, पीपी होता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है। बिल्कुल ये बात समझाया था मैंने। वैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बने, मैं डबल की बात नहीं कर रहा, सिंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो एसएस होता है। वैसे ही सीएल के बीच में सिंगल बने, एफ एफ के बीच में सिंगल बने, तो जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है वो सीएल होता है। इसका रीजन एक ही रीजन था, वो था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो यहीं पे ऐसा ही होता है। देखो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, देखना मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो देखो लोन पे हर फ्लोरीन पे 3 है, बिल्कुल देयर इज नो डाउट, और हर क्लोरीन पे भी 3 है, नो डाउट। हेलोजन है, एक ही ग्रुप के है, तो लोन पेयर तो सेम ही रहेंगे, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से तो बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बिल्कुल एक तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन के ऊपर भी देखो। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक है, स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बढ़ जाएगा तो फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, क्लोरीन बड़ा एटम है ना, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काम करता नहीं है, ऑल्दो क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन फ्लोरीन में ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एफ एफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज
एज ए रिजल्ट ऑफ विच FF बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, ओके, समझ गए सारे? चलो समझ गए। चलो अब पूछ लेते हैं कुछ लोगों से सवाल। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले बताएगी सृष्टि। माइक ऑन कर लो, मैं अलाउ कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर नहीं हुआ? तुम तो बोल रही थी प्रिपेयर किया हुआ है। हाँ, दमन बोलेगी फिर, ये आंसर देगी। हाँ, आंसर बताओ। H2O, H2S, H2SE, H2T, ये हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप है। ठीक है, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा? थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? हाँ, फटाफट आंसर दो। 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा किसी को भी। डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। हाँ, आप में से कोई रीजन बता सकता है क्यों करती है डिक्रीज? हाँ, बोलो। सर क्योंकि जो एटम्स है उनका साइज बड़ा होता जाता है, ऑक्सीजन हम्म, का, फिर उसके बाद सल्फर का उससे भी बड़ा हो जाता है। उससे क्या इसकी होता है वजह फिर? से उनके बीच में जो बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओवरलैपिंग कम हो जाती है। ठीक है, शाबाश। ओके, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ अभी मैं, दमन। मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड रहेगा? गलत जवाब। हाँ, शाबाश। H2O का हाईएस्ट होता है। ओके, फिर H2O का हाईएस्ट होने के बाद क्या होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है फिर? H2O का तो सबसे ज्यादा होता है, तो फिर टॉप टू बॉटम जाने में क्या करता है? हाँ, फिर क्या करता है? इंक्रीज करेगा, बिल्कुल ठीक है। H2O का सबसे ज्यादा होता है, फिर टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा H2TO H2PO है ना, लास्ट वालों का होगा। ओके, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखो, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, ऑक्सीजन सल्फर, इनका टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सल्फर और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट में काफी लार्ज डिफरेंस है। ऐसा क्यों? देयर इज लार्ज डिफरेंस, व्हाई? व्हाई? ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस क्यों होता है? हाँ, बोलो। सर जो ऑक्सीजन होता है वो डायटोमिक होता है, और हम्म जो सल्फर होता है वो एसिड होता है। उससे क्या होगा? उससे क्या सर होगा? जो ऑक्सीजन होता है सर, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे तो फिर ऑक्सीजन का नहीं होना चाहिए? मतलब ऑक्सीजन है वो डायटोमिक होता है, सल्फर मतलब एसिड की फॉर्म में रहता है। ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होगा, एसिड में या O2 में? बताओ। सर एसिड में होगा। तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यस सर। बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है SCF4, ठीक है, टेट्राहेलाइड है। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, लोन पेयर क्या होंगे, निकालो। SCF4, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी आपको बताया था, Z इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। पूरा फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, आंसर दो क्या आएगा। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी गलत बोल रहे हो, गलत, गलत जवाब, रॉन्ग। हाँ सृष्टि ठीक है, बाकी और ज्योमेट्री वगैरह, शेप वगैरह, हाँ ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सबका सही है हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री शेप, ज्योमेट्री शेप लोन पेयर, ज्योमेट्री शेप लोन पेयर क्या होंगे, ज्योमेट्री होगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। आप बता नहीं सकते जल्दी जल्दी, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल, अभी काफी लोगों ने आंसर दिया है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3d है, तो जो जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या रहेगी, सीसो, क्या रहेगी, सीसो। और लोन पेयर कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, ठीक है। बनेगा कैसे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, SE F F लोन पेयर इक्वेटोरियल पे, बाकी बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। और सबसे जो बड़े बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल वाले होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओजोन है, ठीक है, ओजोन O3 और O2 दोनों में से कौन सी थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है, विच वन इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, ऑक्सीजन और ओजोन में से। हाँ आंसर दो, और एक लाइन में मैसेज कर। दिख गया कौन है? अरे किसी का माइक खुला है क्या, हाँ बोलो। O2 मोर स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, है ना, उसका रीजन भी आपको मैंने बताया था कि ओजोन का फॉर्मेशन O2 से जब होता है ना, तो डेल्टा जी क्या आती है, पॉजिटिव आती है शाबाश, ठीक है, पॉजिटिव आती है। वाह। और डेल्टा जी पॉजिटिव क्यों आती है, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव होती है, एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इस हिसाब से आप इसका आंसर भी दे सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों, ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज ओजोन गिव नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल शाबाश, ओके, नेसेंट ऑक्सीजन। चलो सल्फर के 2 एलोट्रोप करवाए थे, एक अल्फा सल्फर और एक बीटा सल्फर, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों सल्फर में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है तो दोनों का ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे दोनों 50-50 रहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टेम्परेचर। हाँ कितना है, 369 केल्विन है, शाबाश। इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 369 केल्विन रहेगा, यस।
ओके। सल्फर का कौन सा फॉर्म पैरामैग्नेटिक होता है? S8, S6, S20, S2, विच वन इज द पैरामैग्नेटिक? हाँ, कौन सा होता है? S2 होता है, शाबाश, पैरामैग्नेटिक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, देखो। हाँ, एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं आपको, S2, S2O3, ठीक है। हाँ, ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। चलो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, एक एक ऑप्शन आराम से बताता हूँ, है ना, पहले आप बताना। हाँ, मैं फर्स्ट ऑप्शन है, विच वन इज द करेक्ट? ईच सल्फर एटम इज इन आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है ना? आप आंसर यस और नो बताओ। क्या इसमें जो दोनों सल्फर है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम होगा या नहीं होगा? तो आपको बताना है। S2, S2, 8। अब आप आंसर तभी कर सकते हो तब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, आप पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ 2 मिनट में, ठीक है, फिर इसका आंसर दो। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा है? तो स्ट्रक्चर आपने बना लिया है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन, ईच सल्फर एटम इज इन आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, यस और नो, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सही है गलत है? काफी लोगों ने नो। स्टेट से या नहीं? क्या ये एक H प्लस देगा कि नहीं देगा? ठीक है, एक नहीं 2 देगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, है ना। स्ट्रक्चर से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, देखो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O आ जाएगा, OH OH। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस सल्फर की तो होती है -2, OH का कॉन्ट्रीब्यूशन -1 -1 -2, तो जो इस सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो +6 आएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आइडेंटिकल ऑक्सीजन स्टेट होगी नहीं, एक की -2 एक की +2, ठीक है, और एक यहाँ पे S बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो कल हम आगे 17th ग्रुप को स्टार्ट करेंगे, तो आप पढ़ते रहिए। कौन कौन स्टूडेंट है जो चले गए अभी, उनके नाम बताओ आप टाइप करके जल्दी जल्दी, ठीक है, कौन कौन चले गए? हाँ, मैंने लिख लिया नाम, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है 1:30 तक नहीं रहेंगे, हाँ उनको पनिशमेंट, एक प्रीतिश हो गया, जेस्मीन हो गई एक, महक सिद्धू, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ओके बाय, ठीक है। और एक तो इस थर्सडे को आपका वो टेस्ट है, आधा सब्जेक्टिव आधा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हाँ, कोर यही है दूसरी वाली।